हेलो स्टूडेंट्स, आरंभ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आपके सामने उपस्थित हूँ साइंस के बहुत ही अच्छे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ के कलेक्शन को लेकर। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और जैसा कि आप जानते हैं जो कि पहले से ही एमसीक्यू का क्लास चल रहा है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न धातुओं में से कौन प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए, मुक्त अवस्था मतलब क्या होता है। मुक्त अवस्था मतलब ये हुआ कि ये किसी से रिएक्ट करके, ये किसी से अभिक्रिया करके किसी यौगिक के रूप में नहीं बल्कि अकेले पाया जाता है। जैसे समझिए, जैसे आयरन है, लोहा, तो आयरन कभी Fe जो है कभी भी Fe के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये शुद्ध आयरन के रूप में पाया नहीं जाएगा पृथ्वी पे। तो क्या होगा, तो ये Fe2O3, FeCO3, CuFeS2, Fe3O4, तो इस रूप में पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि आयरन जो है मेटल, ये ऑक्सीजन से, कार्बोनेट से, सल्फाइड से, ये सब से रिएक्ट करके एक यौगिक के रूप में पाया जाएगा। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स या ओर बोलते हैं। और इसलिए बोलते हैं अयस्क, इसे खनिज या अयस्क बोला जाता है, क्योंकि इससे हम लोग क्या करते हैं, तो धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, निम्न धातुओं में से कौन प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कौन मुक्त अवस्था में पाया जाएगा और कौन इस तरह से ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बोनेट या सल्फाइड के साथ बॉन्ड बना के पाया जाएगा, इनकी किन बातों पर ये सब बात जो है निर्भर करता है। तो ध्यान से समझिए, जो मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, जिनकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है, जिन धातुओं की, वो धातु किसी न किसी तत्व से क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। जैसे आयरन रिएक्टिव होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब रिएक्टिव होता है। तो क्या करेगा, अगर ये अभिक्रियाशीलता दर्शाता है तो ये किसी न किसी से बॉन्ड बना लेगा और मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। तो कौन पाया जाएगा, तो जो लेस रिएक्टिव है, जो कम अभिक्रियाशील है, जैसे तो उसमें आता है कौन सा, प्लैटिनम, Au, Ag। ये मुख्य तौर पर 3 ऐसा मेटल है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मतलब ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाता है। तो दिया है ऑप्शन में सोना, सोडियम, तांबा, लोहा। तो लोहा, तांबा या सोडियम ये सब हाईली रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोना हमारा सही ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है। पेट्रोलियम क्या है, क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है उसमें एक क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या फिर और भी जो है। क्रूड ऑयल जो है गाढ़े भूरे कलर का एक तरल अवस्था में होता है, तरल होता है। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो क्या कार्बोनेट होता है, नहीं। कार्बोहाइड्रेट, नहीं। हाइड्रोकार्बन, तो हाँ। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। नाम से ही लग रहा है ये क्या है, हाइड्रो, और ये क्या है, तो कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन है। तो आप समझ ही रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। तो इसका कंपोनेंट क्या क्या है, तो चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, यानी पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल होता है उसी से निष्कर्षण किया जाता है इन सब चीज़ों का। चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, या फिर केरोसिन हो, या फिर मोम वैक्स हो, प्लास्टिक हो, कोल्टार जिसे बोलते हैं। तो ये सारे की सारे कंपोनेंट्स जो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही डेराइव हैं, और सब का कंपोजिशन जो है वो सेम ही है। क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इतना ही नहीं, LPG हो, गैसेस अवस्था में अगर देखें तो CNG हो, ये सब का सब क्या है, तो हाइड्रोकार्बन ही है। सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्राप्त होने वाले क्या हैं, तो उत्पाद हैं। कौन सी रासायनिक घटना है, बताइए कि कौन सा यहाँ पे 4 ऑप्शन में ऐसा चेंज है, ऐसा परिवर्तन है जो रासायनिक है। जल का जमकर बर्फ बनना, अगर कहा जा रहा है यहाँ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जल का जमना,
जल अगर जमकर बर्फ बन जाती है तो ये एक फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन है। कैसे? भौतिक परिवर्तन जो होता है वो जनरली क्या होता है, तो रिवर्सेबल होता है। जिस मतलब ये हुआ कि अगर ए से बी बना तो बी से भी ए बन सकता है, थोड़ा बहुत चेंज कीजिएगा तो। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है मूलतः क्या होता है, इरिवर्सेबल होता है। ए से बी बना तो बी बना, बी से ए बनाना बहुत डिफिकल्ट है। इतना ही नहीं, इसमें क्या है भौतिक में कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जबकि इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, तो जल क्या है, तो वाटर है H2O। बर्फ बन जाएगा तो क्या है, बर्फ भी क्या है H2O। तो क्या कोई नया सब्सटेंस का निर्माण हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ? नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे सिर्फ इसका क्या हो रहा है, अवस्था चेंज हो रहा है। जल से बर्फ बन गया, अवस्था चेंज हो रहा है, बर्फ को गर्म कर देंगे फिर से जल बन जाएगा। ये एक भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन। जल वाष्प का बनना, तो जल वाष्प भी वही हो गया। आप जल से बर्फ बनाइए चाहे जल से आप वाष्प बनाइए, एक ही बात है। दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? एक बार जब दूध से दही बन जाएगा तो फिर दही से दूध बनाना संभव नहीं है, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है ना, वो नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूध दूध था और दही दही है, दोनों का अगर रासायनिक संरचना अगर देखें अणु की तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये एक पानी से चीनी का विलयन, पानी और चीनी का विलयन जो है ये भी एक तरह का क्या है, तो फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन है। देखते हैं नेक्स्ट। गैलेना किसका अयस्क है? PbS। PbS को ही क्या बोलते हैं, गैलेना। इससे किस धातु का निष्कर्षण होता है, तो लेड का। किसका? लेड का, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सीसा। तो लेड का सल्फाइड और है क्या, गैलेना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सीसा। Pb जो है सिंबल है किसका, Pb किसका नोटेशन है, तो लेड का है, यानी सीसा का है। एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन सा धातु है भाई, तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, मतलब विद्युत धारा का ये क्यों सुचालक है, समझिए। कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ग्रेफाइट में क्या होता है ना कि एक कार्बन जो है 3 कार्बन से बंधा होता है, और तो 3 कार्बन से जब बंधा होता है तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है। इस तरह से यही इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कराता है, मतलब विद्युत धारा का ये सुचालकता शो करता है। जबकि अगर हीरे की बात करें, ये तो डायमंड हो गया, अगर हीरे की बात करें तो एक कार्बन 4 कार्बन से बंधा हुआ होता है, और प्रत्येक 4 कार्बन 4 कार्बन से बंधा होता है। तो इस तरह से तो हीरे में क्या होता है कि कार्बन के पास था 4 इलेक्ट्रॉन, और चारों का चारों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो हीरा जो है उसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो विद्युत धारा का सुचालक नहीं होगा। विद्युत धारा का सुचालक वही होता है जिसके पास मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं तो फिर वो करंट को आगे कौन बढ़ाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ग्रेफाइट। अशोधित पेट्रोलियम तेल का परिशोधन के प्रक्रम द्वारा किया जाता है। अशोधित पेट्रोलियम, इसको समझिए, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग जानते हैं ना, रिफाइनरी वगैरह का नाम सुने होंगे कि पेट्रोल का रिफाइनरी है, होता क्या है समझिए। क्रूड ऑयल का नाम सुनिए पहले, क्रूड ऑयल क्या होता है ये समझिए। क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल, इसको कच्चा तेल जो बोलते हैं, ये क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप न्यूज़ पढ़ते हैं कि भारत ने क्रूड ऑयल की खरीदारी की रूस से, तो अगर भारत रूस से खरीदारी कर रहा है तो भारत वहाँ से पेट्रोल नहीं लाता है, बल्कि क्या लाता है, क्रूड ऑयल। इसमें क्या होता है कि ये गाढ़े भूरे रंग का
गाढ़े भूरे रंग का एक तरल होता है, लिक्विड होता है। अब इसको क्या किया जाता है कि इसको रिफाइनिंग किया जाता है। रिफाइनिंग क्या किस मेथड से करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है? प्रभाजी आसवन। क्या होता है? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के द्वारा इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा क्या होता है? जितने भी कंपोनेंट हैं सबको अलग किया जाता है। कैसे? एक कंटेनर ले लिया जाता है, बड़ा सा बर्तन इस तरह से, और इसमें क्रूड ऑयल को रख के गर्म किया जाता है। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो क्वथनांक के आधार पे, जैसे पेट्रोल का क्वथनांक होता है 70 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो यहाँ का तापमान कितना गर्म किया जाता है? 70 डिग्री सेल्सियस, तो पेट्रोलियम उड़ जाएगा। फिर डीजल का क्वथनांक होता है 95 डिग्री सेल्सियस, तो फिर और गर्म करेंगे तो डीजल उड़ेगा 95 जब टेम्परेचर होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन में क्वथनांक के आधार पे, किस आधार पे? क्वथनांक के आधार पे यानी बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे सारे लिक्विड के जितने भी फैक्टर होते हैं, उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितना भी चीज़ है क्रूड ऑयल में, सब अलग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम का रिफाइनिंग मतलब क्या होता है? रिफाइनिंग का मतलब होता है उसके सारे जितने भी उसमें कारक हैं सबको अलग करना, जितना भी उसमें कंपोनेंट है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन एक मोनोमर है। ढेर सारा आइसोप्रीन जब मिलेगा तो क्या बनेगा? प्राकृतिक रबर। क्या बनेगा? प्राकृतिक रबर। तो इस तरह से इसको समझना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है किसका? तो AgI, सिल्वर आयोडाइड का। किसका होता है? सिल्वर आयोडाइड का। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड। तो यहाँ पे किसका होता है? सिल्वर आयोडाइड का। अगर बात करें फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में जो होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सब का यूज जो है पूछता है। खाने का सोडा है, खाने वाला सोडा क्या होता है? तो सिंपली समझिए, इसको हम लोग मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो खाने का जो सोडा होता है वो होता है NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये खाने में ऐड किया जाता है ताकि ये CO2 गैस रिलीज करे। इसको जब हीट किया जाता है तो क्या देता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस क्या? H2O। ये CO2 जो है स्पंजी बनाता है खाने को। जैसे आप पूरी पकवान में ऐड करेंगे इसको, खाने वाले सोडे को, तो क्या होगा कि उससे CO2 गैस निकलेगा तो फ्लफी, थोड़ा हल्का बनेगा, पूरा स्पंजी टाइप का बनेगा CO2 गैस के कारण, और इसमें ये सॉल्ट रिलीज करता है। तो सोडियम कार्बोनेट नहीं, ये है सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और यूज किस सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं? NaHCO3 को। और यही खाने वाला सोडा होता है। इसको गर्म करते हैं खाने वाले सोडे को तो बनता है सोडियम कार्बोनेट। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूलकण की खोज की? तो देखिए, नाभिक में मूलकण जो प्रोटॉन होता है, इसका खोज, इसके बारे में सबसे पहले ई गोल्डस्टीन साहब 1886 ईस्वी में इसके बारे में बताए थे। 1886 में कौन बताए थे? ई गोल्डस्टीन। लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन बहुत हद तक सही नहीं था, ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे सके थे। इनके सामने जो प्रोटॉन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर नहीं थे। तो बाद में 1912 ईस्वी में 12-13 में रदरफोर्ड साहब ने क्या किया? प्रोटॉन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर रदरफोर्ड भी है तो क्या बोल रहे हैं? नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूलकण की खोज की। तो नाभिक के बारे में और प्रोटॉन के बारे में ज़्यादा सही कौन बताए थे? तो रदरफोर्ड साहब। इसलिए क्या होगा? रदरफोर्ड। हालांकि प्रोटॉन का नाम सबसे पहले गोल्डस्टीन साहब लिए थे कि कोई पॉजिटिव पार्टिकल होता है, लेकिन नाभिक में यहाँ पे बोला जा रहा है कि नाभिक में प्रोटॉन के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एक विस्तृत व्याख्या किसने की? तो रदरफोर्ड का नाम जाएगा।
नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए दो तत्व हैं। कौन कौन दो तत्व हैं? तो ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कौन है? बोरॉन और कैडमियम। ये करता क्या है वो समझिए। जैसे देखिए, होता क्या है कि आप जानते हैं नाभिकीय विखंडन, नाम बहुत सुने हैं, आज थोड़ा सीख लीजिए कि ये होता क्या है। इनफैक्ट नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में ये होता है ना कि जैसे यूरेनियम है 235, यूरेनियम का एक एटम है, इसको एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करके इसको, ऐसे समझिए, यूरेनियम का जो नाभिक है उस पर एक न्यूट्रॉन का प्रहार होता है, ऐसे समझिए। न्यूट्रॉन फेंक कर मारा जाता है, न्यूट्रॉन फेंक कर मारा जाता है किसको? यूरेनियम के नाभिक को। तो ये नाभिक जो है एक सौरवाई छोटे छोटे दो न्यूक्लियस में टूट जाता है और इससे 3 न्यूट्रॉन जनरेट होता है, और ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से 3 न्यूट्रॉन जनरेट करेगा, 3 न्यूक्लियस को तोड़ेगा। एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ा तो 3 न्यूट्रॉन क्या होगा? 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ेगा और उससे फिर 3 न्यूट्रॉन जनरेट होगा। इससे इतना ज़्यादा न्यूट्रॉन जनरेट होता है कि वो बहुत सारे यूरेनियम को तोड़ देगा। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। और जब ये अनकंट्रोल हो जाएगा, जब ढेर सारे यूरेनियम को तोड़ेगा, तो इतना बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि इसमें गामा रे भी निकलता है। इससे क्या निकलता है? गामा रे, जो कि ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। ये बहुत बड़ा ऊर्जा निकलता है। तो आप समझिए, ऐसे क्या समझिए, सो समझिए कि यूरेनियम को जब तोड़ा गया तो 2 छोटा छोटा न्यूक्लियस बना, नाभिक बना, साथ ही 3 न्यूट्रॉन निकला, और वो तीनों न्यूट्रॉन से फिर 3 न्यूक्लियस टूटेगा, नाभिक टूटेगा यूरेनियम का, और फिर 3 न्यूट्रॉन जनरेट होगा, और वो तीनों न्यूट्रॉन फिर से 3 न्यूट्रॉन जनरेट करेगा। इसको बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। लेकिन यदि यहाँ पर हम 2 न्यूट्रॉन को हटा दें तो 3 न्यूट्रॉन बचेगा, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ तो 2 न्यूट्रॉन को हटा दें, तो ये रिएक्शन क्या रहेगा? नियंत्रित रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। और इसके दौरान जो ऊर्जा निकलेगा, इस ऊर्जा को हम लोग क्या करेंगे बताइए? तो इस ऊर्जा को हम लोग बिजली बनाने में यूज करेंगे, और भी जो काम है आप ऊर्जा का वो यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसमें जो बोरॉन और कैडमियम का रॉड है, ये यूज किया जाता है न्यूट्रॉन को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। समस्थानिक से क्या तात्पर्य होता है? जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोटोप। इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। आइसोटोप का क्या मतलब है? तो एक ही तत्व का कई तरह के परमाणु होते हैं। जैसे कार्बन 612 और कार्बन 614, 2 तरह का कार्बन होता है। ये रेडियोएक्टिव होता है, और इसका यूज हम लोग करते हैं क्या? कार्बन 14 पद्धति का क्या यूज किया जाता है? तो जीवाश्म के उम्र को पता करने के लिए, आयु पता करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या दोनों समस्थानिक का क्या होगा? बराबर, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होगा। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। नहीं, परमाणु संख्या अलग नहीं होता है, पर जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो ये होता है। उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, नहीं होता है। दोनों का द्रव्यमान संख्या बराबर है, नहीं। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान होता है। तो यहाँ पे उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, तो दोनों का परमाणु संख्या समान होगा। पहला में क्या लिखा है? उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो ये भी सही है। इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है, और परमाणु संख्या क्या होता है? बराबर। लेकिन किसके नाम पे डिफाइन किया जाता है? तो परमाणु संख्या के नाम पर। ठीक है, किसके नाम पे? परमाणु संख्या के नाम पे। अगर परमाणु संख्या समान हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोप। निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित कीजिए एवं प्रदत्त कूट में से सही उत्तर चुनिए। देखिए, नायलॉन, नायलॉन क्या है? एक तरह का पॉलीएमाइड। नायलॉन एक पॉलीमर है। पॉलीमर किससे बनता है? तो छोटे छोटे मोनोमर से बनता है। मोनोमर को बोलते हैं एकलक, और उससे बनता है बहुलक। एकलक है और इसका ढेर सारा एकलक एक साथ कंबाइंड होगा तो बनेगा बहुलक। जैसे मोती है, तो एक मोती को बोलेंगे एकलक, और ढेर सारे मोतियों को
एक साथ जोड़कर क्या बनेगा, माला। तो माला हो गया बहुलक, और एक मोती क्या है, एकलक। अब मोती का टाइप है ये जो नाम है ना, ये मोती का टाइप है कि कौन मोती है। अगर नाइलॉन माला है, मतलब नाइलॉन अगर बना है तो किससे बना है, तो पॉलीएमाइड से बना है। टेरिलीन, टेरिलीन क्या होता है, एक तरह का पॉलिस्टर होता है, इसको फैशन फैब्रिक बोलते हैं। ये चमकदार होता है टेरिलीन, पहनने में कंफर्टेबल नहीं होगा, खासकर गर्मी में पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। ये एक कपड़ा है, एक फाइबर है, लेकिन हाँ अगर इसको आप पहन कर निकलेंगे तो इसमें बहुत लाइट होता है, चमकदार होता है, एकदम देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, पर उतना कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं फैशन फैब्रिक। सूती, कॉटन जो होता है ये एक तरह का क्या है, सेल्यूलोज है, कार्बोहाइड्रेट है। और रेशम, रेशम जो है ना वो प्रोटीन होता है, दो तरह के प्रोटीन होते हैं। रेशम एक तरह का क्या है, प्रोटीन है। तो ए का कितना है, 4, ए का 4, बी का क्या है, बी का है 1, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। यहाँ ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। परमाणुओं की नाभिक में पाए जाने वाले एक सापेक्षतायान भारी एवं उदासीन कण को कहते हैं। उदासीन कण को क्या कहते हैं, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले उदासीन कण। तो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण जो होता है उसे न्यूट्रॉन बोलते हैं। आप जानते हैं नाभिक में 2 पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो कक्षा में घूमते रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में। क्या होगा, पौधे नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मुक्त नाइट्रोजन में। वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा जो है, नाइट्रोजन साइकिल जो है, नाइट्रोजन चक्र इसी तरह से चलते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, रासायनिक परिवर्तन कैसे पता करेंगे। कागज का जलना बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, कागज एक बार जल जाएगा तो फिर से आप कागज प्राप्त नहीं कर सकते। नर्म लोहे का चुंबकित होना, ये तो फिजिकल है, ये भौतिक है, ये भौतिक परिवर्तन है। जल में शक्कर का घुलना, ये भी भौतिक है। जल में बर्फ के घनों का बनना, ये भी क्या है, भौतिक है। तो कागज का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। ये जनरली इरिवर्सिबल होता है, जिसको ए से बी दिया मतलब ये हुआ कि कागज जल गया और जलने के बाद फिर से कागज बन गया, ऐसा नहीं होगा। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय, ऐसे हिंदी में बोलते हैं। और उत्क्रमणीय मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल, जिसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे जल में शक्कर घोल दिए तो वापस हम शक्कर प्राप्त कर सकते हैं। जल में बर्फ का घन बन गया, वापस जल बन सकता है। तो ये सब भौतिक होता है। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का यूज कहाँ होता है, सुपर फॉस्फेट का यूज होता है किस में, तो उर्वरक बनाने में। ये जो है इसे बोलते हैं सुपर फॉस्फेट। कैल्शियम H2PO4, ये सुपर फॉस्फेट का एक मोनोमर है। सुपर फॉस्फेट जो है ये उर्वरक बनाने में काफ़ी काम आता है। KNO2 रासायनिक सूत्र है सिल्वर नाइट्रेट का। अरे भाई सिल्वर तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पोटेशियम है। सिल्वर सिल्वर तीनों, ये पोटेशियम है तो पोटेशियम होगा। सिल्वर तो है ही नहीं, यहाँ के मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 19 और 39 होता है द्रव्यमान संख्या। नाइट्रिक ऑक्साइड FeSO4 से मिलकर गहरे भूरे सम्मिश्र बनाता है, जिसका सूत्र है, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो है जब FeSO4 से रिएक्ट करता है तो फिर ये डार्क कलर का बनाता है। तो क्या बनाता है, तो FeSO4NO। तो यही कंपाउंड का ये निर्माण करता है, जिसका कि कलर कैसा होता है, गहरा भूरा डार्क कलर का होता है, एकदम ब्लैकिश क्या होता है, ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन होता है एकदम। कोई भी कलर जब डार्क होता है तो ब्लैक ही दिखता है। सोल्वे की प्रक्रिया का सह उत्पाद है, सोल्वे प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सोल्वे प्रोसेस क्या होता है। सोल्वे ये प्रक्रिया होता क्या है, पहले ये समझिए।
सोलवे प्रक्रिया क्या होता है, जब NaCl को हम लोग CaCO3 में रिएक्शन कराते हैं तो ये देता है Na2CO3 और प्लस क्या CaCl2। तो इसमें क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 बनता है मतलब सोडियम कार्बोनेट, और CaCl2 बनता है तो ये सह उत्पाद हो गया। तो सॉल्वे प्रोसेस आपसे कई तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछ देगा कि बताइए सॉल्वे प्रोसेस क्या बनाने का एक प्रक्रिया है, तो सोडियम कार्बोनेट। दूसरा पूछ देगा कि किसके रिएक्शन से बनता है। तीसरा पूछ देगा सह उत्पाद क्या देता है, तो CaCl2 क्या देता है, कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ बी ऑप्शन में है कैल्शियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन फ्लेम मतलब होता है हरा कलर देता है, हरा रंग इम्पार्ट करता है। तो हरा रंग कौन देता है, ZnCl2, NaCl, CaCl2 या BaCl2, तो BaCl2 देता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बोला जाए कि कलर की बात करें तो बेरियम जो है वो हरा रंग देता है, स्ट्रोंटियम जो है वो लाल रंग देता है, सोडियम जो है ये पीला रंग देता है, कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड कलर देता है, यानी एक तरह से समझिए लाल टाइप ही। और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये वाइट कलर देता है। तो ये सब जो, जैसे देखिए आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि पटाखा में क्या यूज किया जाता है, तो पटाखा में हरा रंग या लाल रंग देने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप ये टिक कर सकते हैं कि बेरियम जो है हरा रंग के लिए, स्ट्रोंटियम जो है वो लाल रंग के लिए यूज किया जाता है, सोडियम जो है वो पीला रंग के लिए, कैल्शियम जो है ब्रिक रेड टाइप के लिए। एक तरह से कहिए कि ब्रिक रेड या कहीं येलोइस वगैरह भी दे देगा, ऑरेंज वगैरह दे देगा तो चलता है, ऑरेंज वगैरह टाइप भी दे देगा, ऑरेंज रेड तो चलता है। यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं। कौन सी यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध मतलब कार्बन कार्बन डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, तो आप तो जानते ही हैं इसे क्या कहते हैं, अल्कीन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं अल्काइन। तो डबल बॉन्ड की बात कर रहा है द्विबंध, तो क्या होगा, अल्कीन, अल्केन्स अल्कीन्स, तो अल्कीन्स कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, अल्कीन्स। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है। यहाँ पे सबसे भारी बोलने का मतलब क्या होता है, डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको एक रिलेटिव डेंसिटी का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप बता सकेंगे कि किसका डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। भारी मतलब ये नहीं कि कोई लोहे का सामान है वो कितना भारी है, कोई सोने का सामान है तो वो कितना भारी है। भारी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, घनत्व की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, घनत्व की। तो घनत्व तो आपको आइडिया है ही। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि जनरली कुछ मेटल्स का डेंसिटी हम लोग को पता होता है, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा है, तो सोना है, चांदी है, लोहा है और तांबा है। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो सोने का होता है कितना, 19.3 ग्राम पर ml। अगर यहाँ पे ग्राम पर ml की बात करें तो 19.3 के आसपास। चांदी का होता है 10.5, लोहा का होता है 7.87 और तांबा का कितना होता है 9 के आसपास। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा डेंस कौन हो है, सोना। इन सब ऑप्शन में कौन है, तो सोना। अगर यही पारा की बात करता तो कितना, तो 13.6 ग्राम पर ml। और अगर एल्युमिनियम की बात करता, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की अगर बात करता तो कितना, 2.7 ग्राम पर ml। तो इतना कम से कम मेटल का जो है डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है, तो ऑस्मियम का। ऑस्मियम मेटल जो है सबसे डेंस होता है। गन्ने का रासायनिक रूप क्या है, तो उसमें क्या होता है, गन्ने में सुक्रोज होता है, चीनी होता है, लैक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च और सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, जो हम लोग खाते हैं ना, जिसे हम लोग बोलते हैं चीनी, तो ये चीनी जो है सुक्रोज, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टूडेंट्स,
सुक्रोज जो है चीनी, वो गन्ने का जो रस होता है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। देखते हैं नेक्स्ट। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ Na2CO3 बाई, मतलब ये हुआ कि अगर जल के साथ है, मतलब इसमें कुछ वाटर भी हो सकता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट जो है ना, यही क्या होता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। अगर H2O दिया हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है। सोडियम कार्बोनेट मुख्य तरह से क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड ये तो नमक होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? CaCO3, ये हो गया लाइम स्टोन। क्या हो गया? लाइम स्टोन, चूना पत्थर। ये जो है सीमेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट है, सीमेंट का मेन घटक है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा हो गया, ये नमक हो गया सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है रक्त में जो है शक्कर का स्तर, शुगर लेवल, ये क्या ये कंट्रोल करता है? शुगर लेवल। जिनको चीनी की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज, उनमें इंसुलिन का इशू होता है, इंसुलिन का इशू। मानव रक्त जो है वो उसका पीएच कितना है? तो मानव रक्त में पीएच जो है, यानी मानव का जो रक्त होता है ना, वो क्षारीय होता है। मतलब पीएच कितना होगा? 7 से ज़्यादा। क्षारीय है तो पीएच कितना होगा? ग्रेटर देन 7। तो वो कितना होता है? ब्लड का पीएच कितना होता है? तो यहाँ पे ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.5 से 8 के आसपास, यही होना चाहिए ऑप्शन। क्योंकि 7 से 7.5 भी रहता या 7 से 8 भी रहता तो चलता, लेकिन चलिए 7.5 से है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग है, तो ठीक है। क्षारीय होता है ब्लड, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा आवेश रहित है जिसपे आवेश नहीं है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो ध्यान दीजिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। कहाँ होता है? तो ये नाभिक में होता है। कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता? कठोर जल में क्या होता है? तो कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्या होता है? लवण होता है, सल्फेट और क्लोराइड। मतलब दो तरह की कठोरता होती है, एक होती है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। तो जो अस्थाई कठोरता होती है ना, वो Mg और कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्या? क्लोराइड या सल्फेट, यही होता है। Mg या कैल्शियम का क्या? क्लोराइड या सल्फेट। और इसमें क्या होता है? इसमें बाइकार्बोनेट होता है, CaHCO3 MgHCO3 मतलब ये बाइकार्बोनेट होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम का। तो अगर यहाँ पे बोला है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, तो सही है। मैग्नीशियम और आयरन नहीं, मैग्नीशियम और सोडियम नहीं, मैग्नीशियम और पोटेशियम नहीं, मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्या होता है? सल्फेट या क्लोराइड। क्लोराइड भी रहता तो चलता। क्लोराइड कहने का मतलब क्या हुआ कि या तो MgCl2 रहेगा या CaCl2 रहेगा, या MgSO4 रहेगा, सल्फेट बोलने का मतलब, या CaSO4 रहेगा। ये चारों साल्ट में कुछ भी रहेगा, तो वो क्या होगा? अस्थाई कठोरता। सोना में मिलाया जाता है तांबा और चांदी, चांदी और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और जिंक, तांबा और सोना। सोना में मिलाया जाता है तांबा और चांदी, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इसलिए स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का, वो काफ़ी नरम होता है, सॉफ्ट होता है, कमज़ोर होता है। अगर उसका ज्वेलरी बनाया जाएगा तो वो काफ़ी अनस्टेबल होगा, आसानी से टूट जाएगा, कहीं भी चलते चलते टूट जाएगा, हल्का सा चोट लगेगा, खिंचाव महसूस होगा तो फिर वो क्या होगा? टूट जाएगा। इसीलिए उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं? तांबा या सिल्वर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। रसोई गैस, रसोई गैस हम लोग क्या यूज़ करते हैं? LPG। मुख्यतः होती है एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्यूटेन एवं प्रोपेन, या LPG। तो LPG के बारे में पूछ रहा है, तो रसोई गैस जो है मुख्यतः LPG ही होती है, LPG ही है। इसमें क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? रसोई गैस मुख्यतः क्या होती है? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके मुख्य घटक कौन है? इसके मुख्य घटक हैं कौन? ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। रसोई गैस में LPG होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ये जो है ना स्मेललेस गैस है, ये इसमें कोई गंध नहीं होता है। ये सब कैसा गैस है? गंधहीन गैस है। तो हुआ क्या कि जैसे रसोई गैस में जो यूज होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, या कहिए आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन,
तो उसमें क्या हुआ कि अगर लीक होगा तो हम लोग को पता नहीं चलेगा और आग लगने की संभावना होती है। तो इसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। और इथाइल मरकैप्टन जो है ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, SCH2CH3 ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। सल्फर कंटेनिंग कहने का मतलब कि ये गंधक का एक कंपाउंड है। तो आपसे पूछेगा कि किस एलिमेंट के कारण एलपीजी में स्मेल आता है, महकता है जो एलपीजी, वो कौन सा तत्व के कारण? तो गंधक के कारण। किसके कारण? गंधक के कारण, या फिर इथाइल मरकैप्टन के कारण, जो कि सल्फर का एक क्या है? कंपाउंड है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है? नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मतलब HF। तो इसका तो बात ही खत्म कर दीजिए क्योंकि ये बहुत दुर्बल एसिड है। अब बचा 3 गो। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा वो होगा HCl, फिर क्या होगा H2SO4, फिर क्या होगा HNO3। तो इस हिसाब से अगर देखें तो HCl सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कैसे पता करता है? तो इसके K वैल्यू से और कितना आयोनाइज हो रहा है, कितना टूट रहा है NH+, उससे पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? ये तो अभी देखना आपने। गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? गैसों के दबाव मापने के लिए मैनोमीटर यूज करते हैं। आप देखते हैं कि बाइक, कार आदि के टायर में हवा भराने जाते हैं तो हवा का जो प्रेशर भरा जाता है उससे पहले वो मैनोमीटर से माप लेता है कि अंदर का कितना प्रेशर है, उसके बाद भी वो फिल करता है जितना होना चाहिए। गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? तो ये तो आपने देखा ही, सुक्रोज। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? ध्यान दीजिए, गोबर गैस जो है ना, या बायोगैस, ये जो है इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। पहले के समय में रसोई गैस के तौर पे यही गैस यूज किया जाता है। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, कार्बनिक कचरा जितना भी होता है, सबको एक कंटेनर में डाल दिया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो मीथेन बनाता है और उसके साथ थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, और उस मीथेन को हम लोग पहले के समय में खाना बनाने में यूज करते थे। तो यहाँ पे मीथेन, तो मीथेन होगा। CH4 ही होता था, जो CNG का है, बायोगैस का है, सब यही है, LNG का है, सबका ये कंपोनेंट होता है मीथेन ही, ठीक है। या इसे मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस मतलब कि ये दलदली जगह पे, कीचड़ वाले जगह पे पाया जाता है। कीचड़, दलदल, इस सब में पाया जाता है। धान का खेत, क्योंकि धान का खेत जो है उसमें मीथेन पाया जाएगा। कैसे? क्योंकि धान, आप लोग में से किसान होंगे, बहुत लोग तो जानते होंगे कि धान जो लगाया जाता है, खेत में रोपा जाता है, तो उसके लिए पहले कीचड़ तैयार किया जाता है। जहाँ भी कीचड़ होगा, कचड़ा होगा, वहाँ मीथेन होगा। हार्मोन उपयोगी है उपापचयी प्रक्रिया हेतु, पाचन एवं पुनरुत्पादन हेतु, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, या बीमारियों से बचाव के लिए। देखिए हार्मोन होता क्या है? तो हार्मोन जो है ये एक तरह का हमारे शरीर में क्या है, तो कंट्रोल करने के लिए। अब बायोलॉजी, ये बेसिकली बायोलॉजी का टॉपिक है। तो हार्मोन जो है ये हमारे रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में क्या है, ये उत्पादित होता है। तो ये जो है बहुत, इसका फंक्शन अगर देखा जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि हार्मोन जो है ये उपयोगी है। तो हार्मोन जो है बहुत तरह के क्रियाओं को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में, जिसमें कि पाचन भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाचन एवं पुनरुत्पादन। तो ये सब में भी, मेटाबॉलिज्म में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। बायोलॉजी में आप डिटेल्स में पढ़िएगा, हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह। हीरा बहुत कठोर है, जबकि ग्रेफाइट होता है तो ग्रेफाइट जो है वो नरम होता है, कठोर तो नहीं होता है, बहुत कठोर नहीं, नरम होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट। इसमें बंडर वाला आकर्षण होता है, इसलिए क्या होता है, सॉफ्ट होता है। निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटी होता है, क्या, MgCl2। तो ये क्या कर लेगा, MgCl2 वाटर को थोड़ा सा खींच लेता है,
जल को थोड़ा सा अवशोषित कर लेता है। तो जब आप थोड़ा सा गर्म करेंगे तो यहाँ से वाटर जो है इवापोरेट होगा और सोडियम क्लोराइड को क्या करेगा, इससे वाटर को क्या कर देगा, डिहाइड्रेट कर देगा, वहाँ से पानी उड़ जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा वेट कम हो जाएगा। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है कठोर जल। कैल्शियम के कौन से होते हैं और मैग्नीशियम के कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिए, सल्फेट और क्लोराइड, सल्फेट और क्लोराइड। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं, ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, ब्लैक लेड। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है, उसे हम लोग बोलते हैं थायोकॉल। थायोकॉल जो है कृत्रिम रबर है जिसे रॉकेट के फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। निम्नलिखित में किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है, यहाँ पे सबसे कमजोर किसका बल फोर्स है, तो हीलियम, NH3, HCl और H2O। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हीलियम का, क्यों, क्योंकि ये वंडरवाल लगाता है। ये कौन सा बल लगाता है, वंडरवाल बल। तो वंडरवाल जो है बहुत ही कमजोर होता है, तो इसलिए यहाँ पे हीलियम का होगा। सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है, PV लेड, नहीं लीड का नहीं होता है, लेड का नहीं होता है, SN का नहीं होता है, जिंक का नहीं होता है, किसका होता है, कॉपर का। देखिए सिक्के पर भी निर्भर करता है, कॉपर और स्टेनलेस स्टील ये मुख्य तौर पे यूज होता है। थोड़ा बहुत अगर निकेल लेंगे तो ये भी चलेगा, थोड़ा बहुत क्रोमियम लेंगे तो ये भी चलेगा। तो ये कुछ यूज, जैसे 10 रुपये का जो सिक्का है उसका रिंग कोई और मेटल है, अंदर का कोई और मेटल है, दो पार्ट उसमें कंबाइन करके बनाया गया है, तो ये अलग अलग होता है, इसलिए नहीं कह सकते, बट जनरल में देखा जाए तो यहाँ पे कॉपर होगा। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, आयरन, सल्फर, सल्फर धातु नहीं है, कॉपर तो है, मरकरी है, CuHgFe, यहाँ पे क्या होगा, सल्फर, सल्फर धातु नहीं है। सल्फर मतलब क्या होता है, गंधक, गंधक धातु नहीं है। ये पीले कलर का एक क्रिस्टलाइन क्या है, एक ठोस है, अधातु है। वातावरण में कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है, तो 0.03%। कार्बन बहुत ही कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है। परमाणु बम मतलब क्या, नाभिकीय विखंडन। अभी आपने देखा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन क्या होता था, जिसमें एक यूरेनियम टूटकर छोटे छोटे नाभिक में बनता था। आपको मैंने बताया कि यदि जो होता था अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसमें यूरेनियम का जो नाभिक होता था वो छोटे छोटे नाभिक में टूटता था, और वो छोटा छोटा नाभिक जो है टूटने के बाद गामा रे के फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज करता था, छोड़ता था। तो एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निकलती है, यह किसके कारण, तो भारी, भारतीय नहीं है ये भारी है, भारी परमाणु के हल्के परमाणु में बदलने के कारण। यही आपको मैंने बताया था कि जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूटता है तो उसके कारण एनर्जी भी वहाँ से निकलता है। यही हमारा आंसर होगा। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन दोहरा बंध बनाता है, बहुविध बंध बनाता है, एकल बंध बनाता है, तिहरा बंध। बहुविध मतलब कई तरह का बना सकता है, कार्बन कार्बन सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल भी, कई तरह का बना सकता है, एक बड़ा चेन बना सकता है, इसीलिए कार्बन का बहुत ज़्यादा कंपाउंड होता है। इसके 4 संयोजकता होते हैं, इसलिए भी ज़्यादा कंपाउंड ये बनाता है, ज़्यादा यौगिक बनाता है। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि किस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होगा। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया या सोडियम नाइट्रेट। तो आपको चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे, तो सबका मोलिकुलर वेट निकालना होगा, फिर परसेंटेज निकालना होगा। अमोनियम सल्फेट देखा जाए ये, तो इसमें देखा जाए तो इसका मोलिकुलर वेट जोड़िए कितना है। अमोनियम क्लोराइड देखा जाए मतलब NH4Cl, यूरिया देखा जाए NH2CO NH2, सोडियम नाइट्रेट देखा जाए मतलब NaNO3। अब सब का देखा जाएगा तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जनरली, टेंशन नहीं लेना, लेकिन फिर भी चलिए सामने आ गया तो इसे देखना होगा। इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 + 4 18 36 प्लस ये
64 है ना, तो हो जाएगा 64 96, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 132, यानी नाइट्रोजन है यहाँ पे 28 डिवाइडेड बाई 132, यहाँ पे नाइट्रोजन इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे देखें नाइट्रोजन, तो टोटल वेट निकालिए नाइट्रोजन का 14 प्लस 4 18, 18 और 13 5.5, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 35.5, तो आप इसे ऐड कर दें 18 प्लस 53.5, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 डिवाइडेड बाई 53.5। यहाँ पे देखें तो 14 2 16, 16 दूनी 32, 12 44 और 16 60, तो टोटल मोलिकुलर वेट है 60। नाइट्रोजन कितना है 14 14 28, तो 28 बटे कितना 60। यहाँ पर देखें NaNO3 में सोडियम का कितना 23 प्लस 14 प्लस 48, तो कितना हो जाएगा NaNO3 का मोलिकुलर वेट 8 4 12 3 15, 4 1 5 2 7 और 1 8 85, तो यहाँ पे हो जाएगा 14/85। तो इन चारों में आपको देखना होगा कि मोलिकुलर वेट जो है वो किसका मतलब नाइट्रोजन किस में ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन की बात अगर करें तो 28/132 को चेक करें, 14/30, तो ये हो जाएगा कितना 1/4 से ज़्यादा, ये कितना हो जाएगा 28 ये 50% के आसपास हो जाएगा। ये यूरिया है ना, इसमें 46% हो जाएगा और ये 14, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में होगा यूरिया में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 46% आ रहा है। डिवाइड करके देखिए 46% आएगा, और ये देखिए 1/4 के आसपास में है। 14 चौक 56, 28 इंटू 4 करेंगे तो लगभग उसके बराबर आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा, यानी ये बहुत ही कम है। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में है तो यूरिया में, कितना 46%। यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने समझा ना कैसे किए, ये सारे फार्मूलाज लिखे, इसमें नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना है वो लिखे ऊपर बाई टोटल वेट, यहाँ पर भी नाइट्रोजन बाई टोटल, नाइट्रोजन बाई टोटल, नाइट्रोजन बाई टोटल, तो परसेंटेज निकाले तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया यूरिया में, कितना 46%। भाई देखिए 14 चौक 56, 1/4 के आसपास, ये 1/4 से भी छोटा, तो और छोटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 14 चौक 56 नहीं, ये तो 14 75, 14 छक 1/6 और छोटा, और ये 46%, इसलिए क्या होगा यूरिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। बढ़िया क्वेश्चन है। बर्फ से जल बनना, बर्फ को पिघला के जल बना दिए, फिर जल को जमा दीजिए बर्फ बन जाएगा, ये फिजिकल है यानी भौतिक परिवर्तन है। लोहे से चूर्ण तथा बालू को मिलाना नहीं, मोम का पिघलना नहीं, लोहे में जंग लगना, ये क्या है रासायनिक परिवर्तन है। यही था। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में आपने इतना क्वेश्चन देखा, आई होप आज के क्लास से आप बहुत कुछ सीखे। अगले क्लास में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस के साथ। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।